बात बात में अपनी नौकरी की धौंस दिखाने वाली, अपनी सासू माँ को अनपढ़ गंवार समझने वाली रिया ने जब सासू माँ की डिग्रियां और हुद्दा देखा तो देखकर होश उड़ गए। घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही थी। आज रिया की शादी है। रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। रिया के माता पिता ने उसे बेटी की तरह ही पढ़ाया लिखाया। पढ़ने लिखने के बाद रिया अब आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। रिया आज के जमाने में पढ़ी लिखी लड़की तो जरूर है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी नौकरी पर हद से ज्यादा घमंड है। उसे ऐसा लगता है कि वो नौकरी क्या करती है तो उसके आगे पीछे कोई नहीं दिखता। रिया का यही स्वभाव शादी के बाद भी रहता है। कई बार तो रिया के इस अकड़ू स्वभाव की वजह से सामने वाले को बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन रिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया की शादी पास के ही शहर कानपुर में हुई है। उसके ससुराल में सास और दो भाई। ससुर जी 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। शादी हो जाने के बाद रिया अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी रिया का वही रवैया रहा जो अपने मायके में था, अकाहू और घमंडी। वो अपनी सास को कुछ भी नहीं समझती थी। जब देखो तब अपनी सास को अपनी नौकरी की धौंस दिखाती रहती थी। मैं तो नौकरी करती हूँ ना, मैं घर के काम क्यों करूं? घर के काम आप करो, मैं पैसे कमा रही हूँ। रिया को ससुराल में आए एक हफ्ता ही हुआ था। आज रिया की रसोई की पहली रस्म है। रसोई की रस्म करने के लिए वो रसोई में आ तो गई, उसमें भी उसने हलवे की कढ़ाई में सिर पर हाथ लगाया था। बाकी का सारा काम तो दियोयानी जी ने ही किया था। रसोई की रस्म पूरी करने के बाद सभी रिश्तेदारों के सामने ही रिया ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि घर में सभी पर कोई भी उससे रसोई के काम की किसी भी काम की उम्मीद ना करे, ना ही घर के किसी और काम धाम की उससे उम्मीद करे, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद ससुराल में आकर रसोई में रोटियां बनाती है। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। मैं घर के काम धाम करने वाली नहीं हूँ। देवानी जी इशारे से अपनी बहू को चुप करने के लिए कहती हैं। उनको लगता है कि बहू सभी रिश्तेदारों के सामने इस तरह से कह रही है तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि मैंने अपने बेटे के लिए किस तरह की बहू चुनी है, और मेरी बहू को ही भला बुरा कहने लगेंगे। इसीलिए वह अपनी बहू से हमदर्दी रखते हुए उसे चुप कराने का इशारा करती हैं। रिया अपनी सास का इशारा देकर और भी भड़क जाती है और कहती है, आप ये मत समझना कि मैं आपके इशारे पर नाचने वाली नहीं हूँ, इसीलिए मुझे अपने इशारों पे नचाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। रिया की बातें सुनकर बरामदे में बैठे हुए सभी रिश्तेदार, बुआ, मामी, ताई, सब उसका मुंह ताकते रह गए। देवानी जी ने तो कुछ कहा भी नहीं और उनकी बहू ने उन्हें किस तरह डांट दिया। अपनी बहू की बातें को सुनकर देवयानी जी को थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वह बातों को बदलती हुए कहती है, चलो चलो, रसोई की रस्म के लिए देरी हो रही है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए मीठा हलवा बनाया है, तो सभी अपना मुंह मीठा कर कर मेरी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। सभी बहू रिया के हाथ से बने हुए हलवे को खाने लगते हैं। शादी में तो बहुत सारी रस्में होती हैं और बहुत सी रस्मों में बहू की ही जरूरत होती है। दूसरे दिन देवानी जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी है, उसमें सभी रिश्तेदार आएंगे और सारे बड़े बूढ़ों को भी बुलाया है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सबके पैर छूने पड़े। मैंने सभी के पैर छूने के लिए शगुन के लिए लिफाफे तैयार करके रस्म रख दिए हैं। कल मुंह दिखाई की रस्म जाने के बाद तुम लिफाफे देकर सबके पैर छू लेना। रिया अपने कानों में लीड लगाकर गाना सुन रही थी। उसने अपनी सासू माँ की किसी भी बात को सुना ही नहीं। गाना सुनते सुनते वह अपनी गर्दन को हिला रही थी। देवयानी जी को लगा कि शायद बहू ने उनकी बात सुनकर हाँ कह दिया हो। दूसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। सारे रिश्तेदार बैठे थे, आसपास के लोग भी बैठे हुए थे। मुंह दिखाई की रस्म में सभी लोग बहू को अच्छे अच्छे उपहार देते हैं। बाद में मुंह दिखाई की रस्म के बाद देवयानी जी शगुन के लिफाफे लेकर अपनी बहू के पास गई और बोली, बेटा अब तुम्हें सबको लिफाफे देकर उनके पैर छूने हैं। पैर छूने की बात सुनकर रिया सभी के सामने देवयानी जी पर भड़कती हुई कहती है, आपने क्या समझ रखा है मैं इतने सारे लोगों को पैर छूऊं, वह भी झुककर? ये मेरी कमर टूट जाएगी। मैं किसी के पैर छूने वाली नहीं हूँ। मैं पुराने जमाने की सीधी सादी आपकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ।
नौकरी करती हूँ, अच्छा खासा पैकेज कमाती हूँ और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि इन सब लोगों को पैर छूऊं, वह भी झुककर। मुझसे ये सब नहीं होगा। आज फिर से रिया ने सबके सामने देवयानी जी के खरी खोटी सुना दी। आंगन में बैठते हुए लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। देवयानी जी कैसी बहू लेकर आई हैं, वो तो उनकी एक भी बात नहीं सुनती। अभी ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या करेगी। ये शादी की रस्मों को ही नहीं मान रही है और जब देखो तब देवयानी जी को नीचा दिखा रही है और तो और अपनी नौकरी की धस दिखाती है। अब तो भगवान ही भला करे देवयानी जी को ऐसी तेज करार बहू लेकर आई हैं। अपनी बहू और आंगन में बैठे सभी लोगों की बात देवयानी जी के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके कानों में गर्म तेल डाल दिया हो। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे से अपनी बहू से कहती हैं, बेटा मैंने तुमसे कल ही इस बारे में बात की थी, तब तो तुमने हाँ हाँ कर दिया था। अगर तुम्हें ये रस्म नहीं करनी थी तो कल ही बोल दी होती। कम से कम सबके सामने इस तरह से बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। रिया चिल्लाती हुई कहती है, आपने मुझसे इस बारे में कब बात की थी? मुझे तो याद भी नहीं है। मैं तो कल अपने कमरे में बैठकर लीड लगाकर गाना सुन रही थी। देवानी जी को समझ आ जाता है कि बहू ने उनकी बात सुना ही नहीं था। तभी छत पर बैठा हुआ देवानी जी का बेटा शुभम भी अपनी माँ और पत्नी दोनों की बातों को सुन रहा था। छत से ही वह अपनी पत्नी को फोन करता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि शादी की कुछ रस्में होती हैं जिन्हें मानना पड़ता है। तुम भी इन रस्मों को निभा लो, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे तैसे शुभम के समझाने पर रिया सुगुन के लिफाफे देने के लिए और लोगों को पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। सारी रस्में हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी के घर जाने के बाद रिया देवानी जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, माँ जी आप मुझे अपनी तरह बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, बहुत लाड प्यार से पली हूँ, कभी किसी के पैर नहीं छुए। मैंने आज आपके कहने पर इतने सारे लोगों के पैर छुआकर मेरी कमर ही तो तोड़ डाली है। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज तो आपने शगुन के नाम पर अपनी चला ली, लेकिन आगे से मुझ पर अपनी चलाने की कोशिश मत करना। तुम तो ठहरी अनपढ़ गंवार, तो इन रस्मों को मानोगी ही, लेकिन मैं इन रस्मों को कभी नहीं मानती। देवानी जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती रही कि बहू ऐसा नहीं होता, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है और रीति रिवाज रस्मों को मानना भी अपनी जगह होता है। अगर हम चाहे तो सारी चीजों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज के लिए सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। ये जिंदगी है, इसमें सब कुछ चलता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में सब कुछ किया है। देवानी जी की इतना ही बोल ही पाती हैं कि उनकी बात काटती हुई रिया कहती है, अब आप मुझे समझाएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरी भी क्या दिन आ गए, अनपढ़ गंवार मुझे लेक्चर देने लगी है। इतना कहकर पैर पटकती हुई रिया अपने कमरे में चली गई। देवयानी जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहू के अपने कमरे में जाने के बाद देवयानी जी ने घर के काम नहीं छूट रहे थे, क्योंकि बहू ने तो नौकरी के नाम पर घर के किसी भी काम को करने से साफ साफ मना कर दिया था कि आप तो घर पर बैठी रहती हैं, आप ही घर गृहस्थी संभालिए, मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। एक दिन रिया अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन हड़बड़ी में अपने ऑफिस की एक जरूरी फाइल डाइनिंग टेबल पर भूल कर गई। देवयानी जी ने अपने रसोई के काम निपटाकर जब बाहर निकली तो देखी डाइनिंग टेबल पर एक फाइल पड़ी है। वह उसे फाइल को उठाकर खोलकर पढ़ने लगी। तभी हड़बड़ाती हुई रिया घर के अंदर प्रवेश करती है और अपनी फाइल को सासू माँ के हाथों में देखकर फाइल छीनती हुई कहती है, तुम मेरी फाइल को खोलकर क्या कर रही हो? मुझे तो लगा कि तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, तो तुम मेरी फाइल में लिखा हुआ क्या समझ में आएगा? तुम तो ठहरी अनपढ़ गंवार, अगर पढ़ी लिखी होगी तो बस हिंदी पढ़नी आती होगी, इंग्लिश तो तुम्हें आती भी नहीं होगी। बहू की बातें सुनकर देवयानी जी के दिल को चीर रही थी। आज उनका दिल कह रहा था कि अपनी बहू से अच्छे से कह दे कि वह अनपढ़ गंवार नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, वो भी नौकरी करती थी। वह अपनी बात को कहने ही वाली थी कि बहू रिया अपनी फाइल को छीनकर वापस घर के बाहर निकल गई। आज फिर देवयानी जी कहते कहते रुक गई कि एक दिन रिया
के मामा का फ़ोन उसके पास आता है और वो कहते हैं कि वह कानपुर शहर में आए हुए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वह शादी में नहीं आ पाए थे। रिया ने अपने मामा से मिलने के लिए बहुत खुश हो गई और उसने कहा कि वो घर पर ना मिलकर किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। उसे अपनी सास से अपने मामा को मिलाने में शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने अपने मामा को घर पे ना बुलाकर एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। उधर ही शुभम को लेकर पहुंच गई। बातों बातों में मामा रिया को बताते हैं कि इस शहर में उनका 15 साल पुराना रिश्ता है। 15 साल पहले वो भी कानपुर में आए थे। उस समय पर इस शहर में एक बहुत ही निर्भर और बहादुर सब इंस्पेक्टर हुआ करती थी। पूरे एरिया में उनका जलवा था। आसपास के लोग उनके नाम से ही डरते थे। बहुत ईमानदार और बहुत बहादुर इंस्पेक्टर थी। वह रिया अपनी मामा की बात को बहुत ही उत्सुकता के साथ सुन रही थी और उसे लग रहा था कि वह उस सब इंस्पेक्टर के बारे में और भी कुछ जाने। वह मामा से कहती, मामा क्या आप उन सब इंस्पेक्टर से मिले थे? आप उन्हें कैसे जानते थे? हाँ रिया, मैं उनसे मिला था और वह वाक्य मुझे आज भी याद है। जब मैं अकेला कानपुर में हाईवे के पास गुजर रहा था तो हाईवे के पास ही 3-4 लोग बैठे थे। मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे रास्ता पूछने के लिए अपनी कार को रोका तो वह तीनों मेरे कार के पास आ गए और कांच को नीचे करने के लिए कहने लगे। जैसे ही मैंने कांच को नीचे किया, गेट खोलकर फटाक से तीनों लोग मेरी कार में आकर बैठ गए। मेरी गर्दन पर चाकू रखकर बोले, जितने भी पैसे और कीमती सामान है वो मुझे दे दो और गाड़ी की चाबी भी निकाल कर मुझे दे दो। मैंने डर के मारे उनको सब कुछ उन चोरों को दे दिया, लेकिन इत्तेफाक से मेरा फोन लेना भूल गए और मुझे सड़क पर फेंक कर मेरी कार लेकर भाग गए। सड़क पर फेंकने की वजह से मेरे सर पर बहुत तेज चोट लग गई थी। बहुत सारा खून निकल गया था। मैं बेहोश हो गया था। मैंने हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। जब होश में आया तो आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरी जेब में गया तो देखा फोन मेरे पास ही है। फटाक से मैंने पुलिस स्टेशन पे फोन कर दिया। पुलिस स्टेशन बहुत ही नजदीक था। उस समय पुलिस स्टेशन में उस समय देवयानी चौहान सब इंस्पेक्टर थी। वहां का पुलिस वालों के साथ 5 मिनट के अंदर ही मेरे पास आ गई। मैं उन सब इंस्पेक्टर को देखकर हतप्रभ रह गया क्योंकि वह बहुत ही बहादुर थी। उसने चोरों का सारा पता पूछने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाकर और चोरों की गाड़ी का पीछा करने की लगी। थोड़ी देर जाकर उन्होंने चोरों की गाड़ी का एक फायर किया जिससे उनकी गाड़ी की पंचर हो गई। चोरों ने भागने की कोशिश की लेकिन देवयानी के साथ बहुत ही बहादुरी के साथ उन तीनों चोरों को पकड़कर जेल में डाल दिया और मेरा सारा सामान वापस कर दिया। मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। मैंने देवयानी जी को तहे दिल से शुक्रिया किया। इस वाक्य को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन रिया जब भी इस शहर कानपुर में आता हूँ तब ये वाक्य ताजा हो जाता है। मेरा मन बार बार देवयानी जी से मिलने को कहता है। रिया उत्सुकता से पूछने लगी, मामा क्या आप बाद में उनसे मिले? हाँ रिया, ठीक होने के 4 दिन बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस पुलिस स्टेशन में देवयानी जी को धन्यवाद करने के लिए आया था कि आज आपकी वजह से मैं बच गया। आपने मुझे समय पर अस्पताल पहुंचाया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर पता लगा कि सब इंस्पेक्टर देवयानी जी की 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, देवयानी जी क्या रिया की सास हैं या कोई और देवयानी जी हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं? इस कहानी के आगे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।